क्या आपको संभावना लग रही है वॉर होगी या नहीं होगी? भारत जी, पिछले लगभग 35 से 40 वर्षों से ऑलरेडी वॉर लड़ रहा है बिल्कुल ठीक। और वो वॉर लड़ रहा है आतंकवाद से। दुनिया में कहीं भी कोई आतंकवाद का हमला हुआ है उसके तार सीधे सीधे आपको पाकिस्तान से मिले। अजहर मसूद हाँ, जो कि एक बहुत बड़ा आतंकवादी है, उसके लगभग 10 फैमिली मेंबर्स वो भी उसमें मारे गए। उन्होंने पलट के हमारे सीमावर्ती इलाकों पर शेलिंग शुरू कर दी, ड्रोन्स भेजने शुरू कर दिए और एयरक्राफ्ट भी भेजे। पाकिस्तान के जो जनरल मुनीर हैं, हाँ, सेनाध्यक्ष, हाँ। वो 3 घंटे तक बंकर में छुपे। उन्होंने ऑफिशियली ये चीज़ अनाउंस कर दी है कि पाकिस्तानी फौज जिहादी है। एक्चुअल वॉर के साथ एक डिजिटल वॉर पैरेलल चल रही थी। जिन सारी जगहों का आप नाम ले रहे हैं, पीटीआई, एएनआई, सबका कहीं ना कहीं यही सवाल आ रहा है कि जी वो पूरी की पूरी गवर्न की जाए। सभी को दिल से जय हिंद और बहुत बहुत प्रणाम। आप सब लोगों का दिल से अभिनंदन है। द उज्जवल शो ये भी कुछ खास है एंड आई एम योर होस्ट डॉक्टर उज्जवल शो। वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का पॉडकास्ट बहुत खास भी है और मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट आज का पॉडकास्ट देश को समर्पित है, सारे के सारे सैनिकों को समर्पित हैं जो इस स्थिति में जहाँ एक तनाव है पूरे के पूरे कंट्री में। सबको पता है, हर बंदा वॉच कर रहा है। बहुत सारे मैं समझता हूँ अप्स एंड डाउन्स हैं कि क्या होगा, वॉर हो रही थी, रुक गई। तो जहन में आ रहा था कि यार एक इस पे चर्चा करें तो अलग अलग किसी न किसी ऑब्वियसली किसी ऑथेंटिक गेस्ट को हम अपने साथ लाएं जिसपे इस पे इंटेंस चर्चा हो सके, उनका क्या देखने का नजरिए। तो पहले हमारे अलग अलग विचार बने, फिर हमने कहा कि हम जरूर किसी न किसी वेटरन्स को लेकर के आएंगे क्योंकि जिनका बहुत बड़ा अनुभव है। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट माइंड में बात आई, क्यों ना ऐसा कोई व्यक्ति जिसने डिफेंस को बहुत न्यूट्रल होकर के देखा है, एज अ सिविलियन भी है बट डिफेंस से उतना ही जुड़ा हुआ है और बहुत क्लोजली चीजों को देख करके उन्होंने आंकलन करा है, तो हमने कहा उनको हम बुलाते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। तो आज का पॉडकास्ट बहुत इंटेंस होने वाला है। इंडिया के डिफेंस सिस्टम पे, डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम कैसे है, क्या है, और ये जो इंडिया पाकिस्तान वॉर का एक्चुअल फेट क्या होगा उनके अपने पर्सपेक्टिव से। तो आज का पॉडकास्ट जो होने वाला है वो बहुत अपने अपने फील्ड में मैं समझता हूँ बहुत ऑथेंटिकली लगे हुए हैं। ये एक वन ऑफ द वेरी डिफेंस के लिए रिकग्नाइज मैगजीन है, डिफेंस डीएसए, डिफेंस एंड सिक्योरिटी अलर्ट। 15 साल से ये आ रही है और मैंने खुद इसको जब व्यक्तिगत देखा तो बहुत सारे टॉप लाइन वेटरन्स ने इसके लिए बड़ी सारी अप्रिसिएशन, शुभकामनाएं दी। और जहां से आती है ये, जो इसके मैं समझता हूं जो सूत्रधार हैं वो है श्री पवन अग्रवाल जी, जो कि वन ऑफ द वेरी फेमस, जो हमारा प्रकाशक है, एक पब्लिशिंग हाउस है इंडिया का, प्रभात प्रकाशक, उसके अंदर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडरशिप रोल पे है। वहां से उन्होंने इस संकल्प को शुरू करा और बड़े सुंदर संकल्प को शुरू करा कि भाई कैसे कैसे हम इस भारत की सिक्योरिटी और डिफेंस पे बिल्कुल फोकस काम करें। तो दिल से उनका अभिनंदन करते हैं, समय न लगाते हुए, और आज चर्चा करते हैं इस इंडिया पाकिस्तान की वॉर का क्या होगा और इंडियन डिफेंस सिस्टम। पवन जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद उज्जवल और आपके सभी दर्शकों को जय हिंद। तो ऐसा है कि आप संदर्भ यहीं से शुरू करते हैं। आप बड़े टाइम से लिख रहे हैं डिफेंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आज एक देश में मैं समझता हूं हर किसी के जहन में एक सवाल है जी एक पॉइंट आया था जब सबको हो गया था कंफर्म कि जी अब तो वॉर हो गई। जी जी बस सरकार ने घोषणा नहीं करी, जी हाँ जी बट जो स्थितियां चल रही थी उससे कहीं ना कहीं लग रहा था जी वॉर तो चल ही रही है जी जी बिना कहे। बट वहीं खबर आती है कि जी यूएस ने बीच में एज अ सेटलर आकर के सीज फायर हो गई। अभी पहला सबसे आपका जो दृष्टिकोण है जहां से आप देख रहे हैं, क्या आपको संभावना लग रही है वॉर होगी या नहीं होगी, या सीज फायर एज इट इज रहेगी, उसका पालन हो? देखिए उज्जवल जी, मैं बताना चाहूंगा कि भारत जी, पिछले लगभग 35 से 40 वर्षों से ऑलरेडी वॉर लड़ रहा है बिल्कुल ठीक। और वो वॉर लड़ रहा है आतंकवाद से। जी, और ये जो पाकिस्तान और भारत का जो टसल चल रहा है ना, ये एक्चुअली वॉर है ही नहीं,
इसको लोग वॉर का नाम दे रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ से युद्ध के जो शस्त्र होते हैं, अस्त्र होते हैं, उनका उपयोग हो रहा है, तो इसको वार कह रहे हैं लोग जी। जबकि मेरा यह मानना है कि ये वॉर है ही नहीं। अच्छा। हमने तो आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए आतंकवादियों पर हमला किया। मान लीजिए आज हम कहीं दिल्ली में या नोएडा में या गुड़गांव में कहीं बैठे हैं और वहां अगर उस कंसर्न पुलिस स्टेशन को पता लगता है कि एक किसी घर में 2 आतंकवादी छुपे हुए हैं, करेक्ट, तो पुलिस वहां धावा बोलेगी कि उन आतंकवादियों को मारो, तो आतंकवादियों पर हमला करेगी ना कि वहां गुड़गांव के ऊपर धावा दे रहे हैं। तो आपने बहुत सुंदर बात बोली कि ये एक लड़ाई आतंकवाद की, ये आतंकवाद से, और वो हम लड़ रहे हैं पिछले 35-40 साल से। बट कहीं ना कहीं हमेशा ये कहते हैं ना, उस आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान है, इसलिए हम मूलतः इन जनरल पाकिस्तान वर्ड यूज करते हैं। हाँ, ये हम कहते हैं, हम तो शुरू से ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने जब से उसका जन्म हुआ है, हाँ, उसने केवल और केवल आतंकवाद ही प्रोड्यूस किया है। बिल्कुल ठीक। उसके यहाँ ही केवल आतंकवाद की फैक्ट्रियां हैं। दुनिया में कहीं भी कोई आतंकवाद का हमला हुआ है, उसके तार सीधे सीधे आपको पाकिस्तान से मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसको हम कहीं ना कहीं ये भी दे सकते हैं कि कंट्री के अंदर खुद ही इतनी ज्यादा कंजेशन है कि अलग अलग पार्टीज डिवाइड हो रखी हैं और इनके खुद के मिनिस्टर्स की बड़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट है, तो ये तो कहीं ना कहीं इस चीज से क्लियर होता है। तो अब आपको क्या लगता है, जो ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है जिसको हम पाकिस्तान पोर्ट्रे कर रहे हैं, जिसको पाकिस्तान जन्म दे रहा है, वो आपको लगता है अब ये सीज फायर रहेगी या इसको कहीं ना कहीं इसका उल्लंघन होगा या ये दोबारा आगे लड़ाई में कन्वर्ट होगी? देखिए, सीज फायर की शुरुआत कहाँ से हुई इसको समझना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले भारत ने 6 और 7 मई की मध्य रात्रि में एयर स्ट्राइक करके 9 जून के अड्डे थे आतंकवादियों के, चुन चुन के हमने उस पर एयर स्ट्राइक किया। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ऑपरेशन सिंदूर हमने चालू कर दी। बिल्कुल ठीक है। उसमें हमने लगभग 70 से 100 ऐसी संख्या आ रही है जी कि उन लोगों को हमने कब्रिस्तान भेज दिया। बिल्कुल ठीक है, जो भी जितने भी हॉटस्पॉट थे, टेररिस्ट हॉटस्पॉट्स थे। और उसमें अजहर मसूद, हाँ, जो कि एक बहुत बड़ा नोटेड जी जी जी, वर्ल्ड वाइड नोन आतंकवादी है, उसके लगभग 10 फैमिली मेंबर्स वो भी उसमें मारे गए। हाँ, जैश ए मोहम्मद के खुद उन्होंने कंफर्म करा, उन्होंने कंफर्म किया। तो और उसके बाद उन्होंने पलट के हमारे सीमावर्ती इलाकों पर शेलिंग शुरू कर दी, ड्रोन्स भेजने शुरू कर दिए और एयरक्राफ्ट भी भेजे। कोशिश की मिसाइलों से हमारे सैन्य संस्थानों को नुकसान पहुंचाने की जी। और सीमावर्ती इलाकों में हमारे कुछ जो सिविलियंस थे उनकी डेथ भी हुई उस शेलिंग के अंदर, नुकसान भी हुआ। इसके बदले में फिर भारत ने इनके कुछ चुने हुए शहरों पर जी मिसाइल से, एयरक्राफ्ट से बॉम्बिंग की और इतना भारी नुकसान इनको किया 2 दिन के अंदर, 7 और 8 में, राइट, कि इनकी हालत खराब हो गई। तब इन्होंने अमेरिका से गुहार की जी, दुनिया के और देशों से कहा। और सबसे बड़ा कारण जो हुआ है ये सीज फायर का, जो शायद बहुत कम लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, ब्रह्मोस मिसाइल हमारी एक है, बिल्कुल है, जो रशिया के साथ मिलकर के बनाई है। बिल्कुल बनाइए। एक ब्रह्मोस मिसाइल का हमला हुआ रावलपिंडी के अंदर, और वो रावलपिंडी में उनका एक हिली एरिया है, जहां उसके हिली एरिया के अंदर उन्होंने न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स को सेफ गार्ड करके रखा हुआ है। अच्छा। और उससे लगभग 70 किलोमीटर पर पहले ये मिसाइल का अटैक हुआ। ओके। और जब ये अटैक हुआ तो आपको शायद ताज्जुब होगा सुनकर के कि पाकिस्तान के जो जनरल मुनीर हैं, हाँ, सेनाध्यक्ष, हाँ, वो 3 घंटे तक बंकर में छुप गए। अच्छा जी। उनको ऐसा लगा कि रावलपिंडी का जो हेडक्वार्टर है पाकिस्तान आर्मी का, उसके ऊपर अटैक हो गया। अच्छा जी। तो अपनी जान बचाने के लिए वो बंकर में चले गए 3 घंटे। उसके बाद वो बाहर निकले, तब उन्हें मालूम हुआ कि इस प्रकार से ये एयरबेस पर भी और इस तरीके से या एयर सिस्टम्स पर हमले हुए। लेकिन ये जो हमला ब्रह्मोस का हुआ और इतना नजदीक हुआ है न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स के, न्यूक्लियर एसेट्स के पास, कि उसकी खबर अमेरिका तक पहुंच गई। और उस घबराहट में अमेरिका ने भी तुरंत इंडिया में भी फोन किया और पाकिस्तान में भी फोन किया। अच्छा। क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि अगर इतना नजदीक इन्होंने अटैक कर दिया है, हिट कर दिया है, तो हो सकता है ये न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स पर ही हो सकते हैं। हाँ। और यदि ऐसा होता है, और दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर पावर्स है, करेक्ट, और पाकिस्तान की जो हालत है, आर्मी की जो हालत है और वहां के लोगों की जो हालत है,
तो पाकिस्तान तो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए उन्होंने प्रयास किया कि भाई इसको सीज फायर कर दिया जाए। उनके डीजीएमओ के थ्रू हमारे डीजीएमओ को फ़ोन किया गया और फिर चर्चा हुई, फिर सरकार में बात गई और शाम को 5 बजे 5:30 बजे हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्टर मिस्री, उन्होंने अनाउंस ऑफिशियली किया कि हम सीज फायर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, राइट। खैर, अभी जो आपने बात कही पाकिस्तान का अपने आप ही मैं समझता हूँ खत्म होना, तो वो तो कहते हैं एक बड़ी सुंदर बात है ना, विनाशे काले विपरीत होती। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर इंडिया या कोई कुछ ना भी करे ना, जो पाकिस्तान की स्थिति है वो देश अपने आप को खुद ही खा रहा है, वो खा ही जाएगा। बिल्कुल मतलब वहां दो ग्रुप बने हुए हैं, कितने सारे सिटीजन ऐसे हैं, मैं व्यक्तिगत बता सकता हूँ, जो मेरी इस चीज के लिए तो रूबरू हुई है कि जो खुद ही बड़े ना खुश है। भाई इससे बड़ी क्या किसी दुर्भाग्य हो सकता है देश का, कि जब देश का नागरिक ही देश से प्यार नहीं कर पा रहा। देखिए उसका कारण है कि आप पाकिस्तान की हालत देखिए जी, कि वहाँ आटा मिलता है 300 रुपए किलो, नींबू मिलता है 700 रुपए किलो, और अब पानी भी नहीं मिल रहा उनको जी। तो आप सोचिए कि वहाँ के लोगों के यहाँ स्वास्थ्य की क्या हालत है, राइट। शिक्षा की क्या हालत है, मुफलिसी कितनी है, गरीबी कितनी है। बिल्कुल। और ऑन द टॉप ऑफ इट कोई सिक्योरिटी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है हमको। राइट। तो ऐसी स्थिति में वहां के लोगों को यह सोचने की आवश्यकता है कि हम लोग अब आगे कैसे किस तरीके से चलें। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सरकार किसी की भी रही हो पाकिस्तान में, लेकिन कब्जा हमेशा फौज का रहा है। हाँ बिल्कुल, फौज ही ड्राइव करती आई है सब फौज कुछ। ही ड्राइव करती है। बिल्कुल। और पीछे बड़े सारे ऐसे केसेस मिले कि फौज के कुछ लोग ही आपके टेररिस्ट पेडलर ग्रुप्स में ले गए और एक अभी रिसेंटली कल ही एक खुलासा हुआ है कि एक जनरल चौधरी हैं वहां पे, अच्छा, पाकिस्तानी आर्मी के, जो कि उनकी जो पब्लिक इंटरेक्शन फेस जो है उसके अध्यक्ष हैं। अच्छा। और उन्होंने तो साफ तौर पर ओपनली प्लेटफॉर्म पर ये बोला, स्पोक्स पर्सन है हम। स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ऑफिशियली ये चीज अनाउंस कर दी है कि पाकिस्तानी फौज जिहादी है। अच्छा जी। पाकिस्तान फौज की ट्रेनिंग जिहाद के आधार पर होती है, धर्म के आधार पर होती है। तो आप सोचिए कि ये जो शब्द है जिहाद, इसका अर्थ क्या है। तो वहां के लोगों को सोचना है कि वो जिहादी, और वैसे भी उसको जिहाद शब्द को बड़ा मिस इंटरप्रेट करके ही बताया जाता है। कंडीशन ऐसे कर दिया जाता है कि आदमी को लगता है कि इसी के लिए मुझे मारना है। हाँ, मरना है और मारना है। हाँ, बस दो ही चीजें। तो इसीलिए जो हम कभी कभार सुनते हैं कि जो आतंकवादी हैं उनको जब ब्रेन वॉशिंग किया जाता है, उनको जब इस चीज के लिए मोटिवेट किया जाता है कि आपको आतंकवाद फैलाना है, अपना आपको सर्वस्व जो है निछावर करना है, तो उनको एक प्रलोभन दिया जाता है कि यदि आप इस काम में मर गए तो आपको 72 वजह मिलेंगी, जन्नत नसीब होगी, जन्नत नसीब होगी 72। ऐसा कुछ है ही नहीं। जी जी जी। जब वो मदरसे से बच्चे पढ़ते हैं वहां पर, तो उनको यही शिक्षा दी जाती है कि आपको कत्ले आम करना है, आपको इस प्रकार की हरकतें करनी है। तो वही चीज फौज तक भी ट्रेनिंग में लागू है। उनको ठीक बात है। तो उनकी फौज एक्चुअली आतंकवादियों का ही एक संगठन है। अच्छा, इस पे एक देखिए, ये तो कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान, जैसा आपने कहा कि सिंस 1947 टेररिस्ट को बढ़ावा दे रही है और लड़ाई चल रही है जी, इसमें तो मैं समझता हूँ कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। बिल्कुल। बट एक स्पेसिफिक चीज, जैसे अभी आपने रावलपिंडी वाला केस बताया जी, कि जी उससे कोई 70 किलोमीटर पहले उनके न्यूक्लियर जहां पर वो स्टोर कर रहे हैं, आपने जो ये चीजें बताई, देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, और जो लोगों के मन में भी, बहुत सारे लोगों के मन में है, और मैं समझता हूं आप कहीं ना कहीं उसके एकदम पूरक या सिमिलर लाइंस पे हैं, क्योंकि आप एक 15 साल से एक ऑथेंटिक मैगजीन को चला रहे हैं, जो मैं समझता हूं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डिफेंस के जो हेडक्वार्टर्स हैं या जगहें हैं वहां जाती भी है जी। और मैंने खुद देखा कि भाई लोगों ने इसके लिए अप्रिसिएशन लिखी है, तो आप उसमें काम कर रहे हैं जी। इस दौरान, जहां पर ओवरऑल मैं समझता हूं कि एक्चुअल वॉर के साथ एक डिजिटल वॉर पैरेलल चल रही थी, यूजिंग फेक न्यूज और चीजों को देना, वहां कहीं ना कहीं इस बात पे भी बड़ी चीजों का मैं समझता हूं एक इंडियन मीडिया की भी बहुत कच्ची हुई है इस बात को लेकर के कि हमने भी चीजों को बड़ा गलत दिखाया है। उदाहरण के तौर पे हम पहले बोल रहे थे कि जी लाहौर में हमने इनका मेन बेस ही उड़ा दिया, बाद में न्यूज निकल के आ रही है कि आदमी लाहौर पे ही बैठा है। तो अभी जैसे आपने एक चीज बोली,
तो कहीं ना कहीं मैं एक ऐसा नागरिक के दृष्टिकोण से सवाल पूछ रहा हूँ, सारे नागरिकों के, भारतीय होने के अनुसार, कि भाई आप इस चीज को वैलिडेट कैसे करो कि हमने इस चीज को करा है। देखिए, बहुत आवश्यक क्वेश्चन आपने पूछा है। और यहाँ सबसे बड़ी चीज ये है कि आज सोशल मीडिया का जो दखल हमारे जीवन में है, हम लोग सभी स्मार्टफोन फोन यूज कर रहे हैं और पल पल पे हमारे पास जो है अपडेट्स आते हैं और हम लोग वीडियोस देखते हैं, हम लोग खबर देखते हैं। तो सभी चीजें ऑथेंटिक हो इसकी कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल ठीक। तो ये हमें अपने विवेक से भी सोचना चाहिए। और यदि हमको किसी भी उस पर शक होता है तो हमें भारत सरकार की जो अधिकृत एजेंसीज हैं उनकी खबर पर ध्यान देना चाहिए। जैसे पीआईबी की खबर होनी चाहिए मान लीजिए, या दूरदर्शन की खबर है, या ऑल इंडिया रेडियो की खबर है, या पीटीआई की खबर है, एएनआई की खबर है, क्योंकि ये लोग बहुत ऑथेंटिक समाचार ही अपने यहाँ डाले। बट देखिए पवन जी, उसमें ना एक बात आ रही है। देखिए मैं बड़ा न्यूट्रल होकर के, ठीक है, मैं जितना स्ट्रांग, आप भी जानते हैं कि मेरे खुद रूट्स फौज से आती है, तो मैं जितना स्ट्रांग देशभक्त हूँ, पेट्रियोटिक एज अ नेशनलिज्म फॉलो करता हूँ, बट एक उसी विवेक से मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। जिन सारी जगहों का आप नाम ले रहे हैं, पीटीआई, एएनआई, सबका कहीं ना कहीं यही सवाल आ रहा है कि जी अब इनकी न्यूज में भी बहुत फैब्रिकेशन है जी, वो पूरी की पूरी गवर्न की जा रही है। तो वो अब जब वही फैब्रिकेट हो गई तो आदमी किस चीज को अथॉरिटी माने? नहीं, देखिए यहाँ मैं आपसे डिफर करूंगा कि इनकी न्यूज को फैब्रिकेट करना पॉसिबल है, मुझे नहीं लगता। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, 3 दिन पहले हाँ, एक न्यूज चैनल दिखा रहा है हाँ, कि साहब कोई बम्बार्डमेंट नहीं हो रही है, हाँ, ठीक है। कोई शेलिंग नहीं हो रही है, कोई ड्रोन नहीं आया, सब शांति है। हाँ, ब्लैकआउट है जम्मू के अंदर, मैं जम्मू का बता रहा हूँ, जम्मू और नगरोटा, तो वहाँ कोई वो नहीं है। बाकी 3 चैनल्स वहाँ बता रहे हैं कि ड्रोन से हमला किया गया है, और उसी रात लगभग 200 ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से आए। अब हम इसको अगर क्रॉस चेक करते हैं एएनआई से या पीआईबी से या बीटीआई से, तो वो 200 कंफर्म कर रहे हैं। ओके। तो फैब्रिकेशन तो है ही, क्योंकि भारत सरकार का बहुत स्पष्ट गाइडलाइन है कि किसी भी तरीके का कोई फैब्रिकेशन किसी भी समाचार के साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो हम लोगों को देखना है कि हम सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे या विदेशी चैनल पे जो न्यूज आ रही है उसको हम भरोसा मान के चल रहे हैं। बट कहीं ना कहीं जो आप बात बोल रहे हैं, देखिए ऑब्वियसली किसी भी स्पेसिफिक, मैं बोलूं व्यक्तिगत या किसी स्पेसिफिक न्यूज चैनल कौन कहाँ क्या काम भर रहा है, हम किसी व्यक्तिगत की तो बात करने है जी, बट एक मूलतर बात करें एज एन इंडियन मीडिया लैंडस्केप की, तो इंडियन मीडिया के जो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो अपना अपना कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, आज देख रहे हैं वो अपना बहुत मैसिवली यूट्यूब से अपना अपना कर रहे हैं, उनका भी ये कहना है कि चीजें फैब्रिकेटेड है। तो जब एक आदमी जो कई कई सालों से, जिसने पूरा जीवन दे दिया, तो वो भी अगर इस बात को कह रहा है तो फिर आदमी किस तरफ जाए? क्योंकि एक जो आम आदमी है ना, वो कंफ्यूज हो जाता है। अब देखिए मैं आपको इसमें उदाहरण देता हूँ। हमारे पास ये खबरें आई इधर उधर से, कई जगह से खबर आई जी कि हमारे 2 राफेल्स पाकिस्तान ने मार गिराए। हाँ, बिल्कुल आई। ठीक है, हाँ, अब हम इसको मान लें कि साहब हमारे तो राफेल मार दिए यार, अभी तो खरीदे थे, हाँ, इतने महंगे जहाज जो पाकिस्तान ने मार दिए। चलो हमने उनके 400 ड्रोन खत्म कर दिए, उनके 2-3-4 एयरक्राफ्ट खत्म कर दिए, बट हमारे भी तो 2 राफेल चले गए। ऐसा कुछ नहीं। इंडियन एयरफोर्स ने कोट किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि देयर इज नो कैजुअलिटी ऑफ एनी इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर राइट, एंड देयर इज नो हिट टू एनी ऑफ द एयरक्राफ्ट। करेक्ट। वो पहले भी आ रहा था कि कैप्चर भी कर लिया कि निर्भर होगा, वो फेक थी नहीं। वो पाकिस्तान ने चलाई है। हाँ, हमारे अभी कुछ महीने पहले एक ट्रेनिंग के दौरान एक एयर क्रैश हुआ और उसका पायलट का पिक्चर लगा के उन्होंने पुरानी न्यूज सुनाई कि साहब हमने इनको गिरफ्तार किया, हमने कैप्चर कर लिया इन्हें। वो ऐसा नहीं है जी। तो पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है सोशल मीडिया की, वो केवल और केवल भारत के दुष्प्रचार करने के लिए, कहीं ना कहीं इंटरनल लोगों को भिड़ाने की एक तरीके से। उनका देखिए, अब आप सोचिए कि पहले तो उन्होंने कहा कि हमने पहलगाम में हमारा कोई हाथ नहीं है, बाद में कैसे इज्जत कर लिया उन्होंने। तो आप मतलब जो आप कहते हैं, और अब जिस समय आप देखिए कि हमने 9 आतंकवादी अड्डों पर हमला किया, एयर स्ट्राइक की, उसमें जितने आतंकवादी मारे गए उनके जनाजे का जो पिक्चर रिलीज किया। अब आप कहते हैं कि फौज का या सरकार का कोई संबंध
आतंकवादियों के साथ नहीं थे। तो वहां एक वर्ल्ड नोन आतंकवादी, उसको आप मौलवी के रूप में खड़ा कर रहे हैं जी। और सारे आपके फौजी अफसर लाइन से वहां खड़े हैं कंडोलेंस देने के लिए। और नॉट ओनली दिस, वहां जो उनके ताबूत हैं उसके ऊपर आपने पाकिस्तानी झंडा लगाया हुआ है। आप उनको शहीद का दर्जा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? फिर क्वेश्चन आता है कि एक ताबूत के ऊपर COAS इसका चिट लगा हुआ है, दैट इज दैट फ्लावर्स ऑफ दैट बुके हैज बीन सेट बाय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आपका पंजाब पुलिस का IG वहां पर है, आपके 4 ब्रिगेडियर्स जनरल्स, 3 स्टार जनरल्स आपके वहां क्या कर रहे हैं? आतंकवादियों के जनाजे पे। तो दैट शोज एंड प्रूव्स कि ये पूरा कॉन्स्पायर पाकिस्तान ये पाकिस्तान से ही ऑपरेट हो रहा है। और भारत का ये प्रण है कि अब हम आतंकवाद पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, जैसा ही हमारा प्रधानमंत्री जी ने कल कह दिया है। इस पे ना एक लोगों का बड़ा इंटेंस, बड़ा सर्टन दृष्टिकोण आ रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? एक कहीं कहीं जगहों से लोगों का दृष्टिकोण आ रहा था कि जी ये जो पूरी की पूरी जो तनाव शुरू हुआ है ये बड़ा प्री प्लान्ड है, उसका क्या पूरी की पूरी लॉजिकल एनालॉजी दी जा रही है, और आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सारी कहानी शुरू हुई पहलगांव से, ठीक? मूलतः पहलगांव से ही पहले बात चल थी, जहां तनाव पूरे ग्लोबल लेवल पे चल रहा था, तो एक बड़ा एग्रेसिव तनाव चल रहा था US और चाइना का आपस में, जहां पर टैरिफ चार्जेस की वजह से इशू था जी। उसी इशू के अंतर्गत रहते रहते चाइना के बड़े सारे लोगों ने, फैक्ट्री वालों ने उनको एक्सपोज करने के लिए उनके ब्रांड्स की वीडियो निकाली कि भाई जो चीज आप खरीद रहे होते हो 40x 50x 100x पे, उसका हमारे को सिर्फ मूलतः क्या पे करते हैं, सिर्फ पेनीज मिलती है। तो यानी कि ये इनका मानसिक स्थिति है US का। तो कहीं ना कहीं एक संदर्भ बन रहा है कि ये बड़ा सर्टल लॉजिकल कनेक्ट है जी, कि क्योंकि वो तनाव बढ़ रहा था और उसी के बाद जब ये बात हुई, उन्होंने इसको एक्सपोज करा, तो कंपनीज लाइक एप्पल, डेल, ये सारी कंपनीज ने प्लान करा कि भाई अब हम चाइना छोड़ेंगे और इंडिया शिफ्ट हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को पहले भी बहुत कर्जा दिया है, उन्होंने पैसा दिया है, एंड पाकिस्तान को वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के थ्रू चीजों को डिक्टेट करना चाहता है। तो चाइना की ये प्लान थी कि जिस इंस्टेंस पे ये डिसीजन हो, एग्जीक्यूशन लेवल पे आए, कंपनियां छोड़े, सब कुछ, उसी समय ये पहलगांव का अटैक हो गया। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्यों आपको ऐसा लगता है कि पहलगाम हमले से पहले जो ये डिसीजंस कुछ कंपनीज ने लिया कि चाइना छोड़ के हम भारत आए, तो आपको क्या लगता है कि इन अ फ्रिक्शन ऑफ 2 months 3 months और 6 months इज इट पॉसिबल कि एनी कंपनी कैन रोल इनटू अनदर कंट्री? बिल्कुल नहीं रोल आउट कर सकते, नहीं कर सकती, क्योंकि जो उसका एस्टैब्लिशमेंट इस समय वर्तमान में चाइना में है, उसको बंद करना है। उतनी बड़ा इन्वेंट्रीज हैं, वहाँ वर्कर्स हैं, वहाँ एसेट्स हैं, वहाँ का फाइनेंस रोलिंग है, बहुत सारी चीजें, उसको ओवरनाइट करके बंद भारत में नहीं आने वाले। ये आपकी जो बात है कि वे टैरिफ को लेकर के एक लड़ाई जो है वो शुरू हुई चाइना और US के अंदर, और फिर काउंटर एलिगेशंस और ये सब चीजें हुई, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ कि चाइना और अमेरिका का जो टसल है वो इकोनॉमिक है। करेक्ट। It has nothing to do with India's security. India's national security has nothing to do with that. Okay. If it would have been on the economic front, then I would have agreed. Acha. But it is absolutely not concerned with the India's growing economy. नहीं, वो बिल्कुल सही है, बट इकोनॉमिक फ्रंट जब एक आदमी कुछ लूज कर रहा होता है तो वो उस हड़बड़ाहट में कोई चीज को तो करता है ना। देखिए, वो आज लूज टैरिफ की वजह से नहीं कर रहा। चाइना हैज बीन लूजिंग फॉर लास्ट 5 years. अगर इफ यू सी द ग्राफ ऑफ द चाइनीज ग्रोथ, इट हैज गॉन डाउन। करेक्ट। एप्पल ने आज डिसीजन नहीं लिया है, पहले ले चुका था। ये तो कई साल पहले डिसीजन हो गया एप्पल का, माइक्रोसॉफ्ट का। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं कि जिन्होंने आज से 4-5 साल पहले ये डिसीजन ले लिया कि वी मूव टू इंडिया। तो इस वॉर का या पहलगाम उसका कोई ऐसा रिलेशन, बट मैं आपको इसके साथ एक जो आप कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक दूसरा कनेक्शन बताता हूँ जो किसी ने अभी तक आपको बताया भी नहीं। हमारे यहाँ फरवरी एंड में या मार्च में तहव्वुर राणा को लेकर के NIA भारत आई थी। तहव्वुर राणा किस चीज में इन्वॉल्व था आपको ही मालूम? बिल्कुल। और उस समय किसकी सरकार थी?
ये भी आपको मालूम है। जी। और जब वो उसको लेकर के हम लोग यहाँ आने में सफल हुए कि एनआईए उसको ले आई, तो निश्चित रूप से जब उससे इंटरोगेशन होगा, टॉर्चर भी होगा, तो हम उससे उगलवाएंगे। तो जब वो उगलेगा तो उसमें नाम किसका आएगा? पाकिस्तान के शासकों का, पाकिस्तान की फौज का। तो एक तो ये बहुत बड़ा डर पाकिस्तान को और पाकिस्तान की फौज को था। दूसरा, अगर आपको ध्यान हो कि जनरल मुनीर ने जी। पाकिस्तानी ओवरसीज में हिंदुओं के खिलाफ काफी कुछ बोला, बिल्कुल जो है। भारत के खिलाफ बोला, कश्मीर के बारे में फिर से बोला। ये हो गया नंबर 2। उसके एक हफ्ते के अंदर 26 से 29 मार्च 2025 में बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर हैं डॉक्टर यूनुस, वो गए थे बीजिंग, चाइना में। और उन्होंने स्पष्ट रूप से चाइना के प्रेसिडेंट को बोला कि आप भारत के नॉर्थ ईस्ट की 7 स्टेट्स को भारत से अलग कर दीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ वो डॉट्स को कनेक्ट। ये हुआ, मुनीर का हुआ, उसके बाद यूनुस का हुआ, उसके बाद पहलगाम हमला होता है। और हमले में ऐसी जगह को चुना जाता है जो कि टूरिस्ट से भरी रहती है, और वहां पे नाम पूछ के, कपड़े उतरवा के कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, तो एक एंगल देने की कोशिश की। और उससे पहले बांग्लादेश में जिस प्रकार का माहौल रहा, लूट, व्यभिचार, बलात्कार, आगजनी, मंदिर तोड़े गए, इस्कॉन के प्रमुख को जेल में भेजा गया, उन पर केस चलाया गया और हिंदुओं के ऊपर इतनी ज्यादा एट्रोसिटीज हुई। फिर उसके बाद आप देखिए कि वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ, उसके बाद जिस प्रकार का हंगामा केवल और केवल पूरे देश में पश्चिम बंगाल में हुआ और किसी स्टेट में नहीं हुआ, और वहां भी हिंदुओं के साथ ही एट्रोसिटीज हुई, किसी और किसी समुदाय के साथ, वर्ग के साथ नहीं हुई। तो मैं इस सभी चीजों को करेक्ट कर रहा हूँ। इट्स अ बिग कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया कि आप कम्युनल वायलेंस कराना चाहते थे, इसलिए आपने नाम पूछवाया। इससे पहले आज तक पूरी दुनिया में जितने भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, किसी घटना में गोली मारने से पहले आतंकवादियों ने किसी का नाम नहीं पूछा, उसका धर्म नहीं पूछा। केवल यहाँ क्यों पूछा? क्यों पूछा? उसके भी बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक कारण यह है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर एक शांति की राह पर चल रहा था, वहां पे ग्रोथ हो रही थी, अमन चैन बढ़ रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा हो गया था, लोगों का डर खत्म हो गया था। पूरी देश से, दुनिया से लाखों लोग हर साल कश्मीर में आ रहे थे टूरिज्म के नाम पर। उसके कारण से जो वहां का लोकल गरीब से गरीब व्यक्ति था, उसको भी रोजगार मिल रहा था। तो जो पत्थर फेंकने वाले जो 15 साल 10 साल के बच्चे थे, उनको भी रोजगार मिल गया। वो पत्थर फेंकना बंद हो गया, वो नारेबाजी बंद हो गई, वो प्रदर्शन बंद हो गए। आतंकवाद पर काफी हद तक हमने कंट्रोल कर दिया था। तो कश्मीर को अस्थिर करने के लिए ये घटना प्लान वे में की गई। मतलब आप एक बड़ा डीप कनेक्टिंग जो मैं देख रहा हूँ, आप जिसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं कि इट वाज अ टोटल प्लान कि कैसे कम्युनल राइट्स और सिविल वॉर कराई। बिल्कुल, उधर उनको पता है कि हमारे पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है, उनको पता है कि वक्फ बोर्ड का जो बिल हमने पास किया है पार्लियामेंट में, उसका बहुत ज्यादा रिसेंटमेंट एक कम्युनिटी के अंदर है, और काफी प्रदेशों में बहुत ज्यादा उस पर चर्चा, एजिटेशन हुआ। करेक्ट। उसको हमने कंट्रोल कर लिया। पश्चिम बंगाल में भी हमने कंट्रोल कर लिया। जो लोग माइग्रेट कर गए थे मालदा से और दूसरी जगह से, मुर्शिदाबाद से, उन लोगों को हमने वापस एस्टेब्लिश किया। एक इम्पोर्टेंट जो एक और बात आ रही है बड़ी इम्पोर्टेंट, एक तरफ से यूएस ने अपने आप को शो करा कि जी मैंने इस सीज फायर को एस्टैब्लिश कराया। खैर वो सबको पता है कि उधर से ही डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आर्म्स और एम्यूनिशन पाकिस्तान को सप्लाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये बहुत, यूएस खैर डिप्लोमेसी हमेशा से खेलता है जी, बट आपको ये बहुत एक डिप्लोमेटिक मूव मिला। देखिए, इसके कई कारण हैं। ये एक सबसे बड़ा कारण मैंने आपको पहले बताया
कि रावलपिंडी में जो हम लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक किया, जी। वहाँ एक एयरबेस वाज मैन्ड बाय यूएस फोर्सेस अर्लियर। उसमें सारा पैसा यूएस का ही लगा हुआ, क्योंकि जितनी यूएस फोर्स अफगानिस्तान जाती थी वो वही बेस पर आती थी, और उसी से 70 किलोमीटर पर इनके न्यूक्लियर बॉम्ब्स या सारी फैसिलिटीज एक हिल के अंदर सुरंग बना करके रखी गई। तो पाकिस्तान में जब ये हमला हुआ तो यूएस को एक खतरा तो ये होगा कि उनका एयरबेस तो खत्म हो गया, तो वो उस तरीके से उसको यूज नहीं कर पाएंगे। दूसरा उनको खतरा ये हो गया कि यदि न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाती है तो क्या होगा। और इधर पाकिस्तान ने उनसे गुहार लगाई, भीख मांगी, क्योंकि उसको कोई नजर ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जानता है कि यदि चाइना से गुहार लगाता तो चाइना की बात भारत तो सुनने वाला नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि चाइना भी हमारा ही दुश्मन है, बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में अमेरिका को मौका मिल गया कि भाई हम हीरो बन जाएं, तो ही हैज बिकम द हीरो। इसीलिए भारत सरकार के एक्सेप्टेंस से पहले ही ट्वीट कर दिया गया कि पूरी रात हमारी बात। हाँ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट है जो तो ये जो लिखना है ना, ये अपने आप में बड़ा ट्रिकी चीज है। हाँ, कि पूरी रात के चर्चा के बाद हमने दोनों को मनाया। हाँ बनाया, और उसमें भी आप देखिए इनडायरेक्टली मेरा सवाल है, ये बड़ा मतलब ये एक चर्चा का विषय है, बड़ा ह्यूमिलेट करके वो ट्वीट लिखा गया है। उसमें लिखा गया है कि दोनों ने अपनी कॉमन सेंस दिखाई और इंटेलिजेंस दिखाई। देखिए हम कमजोर नहीं है, हालांकि जो सीज फायर हुआ वो लगभग 2 से 2.5 घंटे में अनाउंस कर दिया गया। जब डीजीएमओ की बात हुई 3 से 3:30 के बीच में, और 5:15 बजे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने उसको अनाउंस कर दिया। तो ये भी जो 2 घंटे का समय लगा, क्योंकि हमें एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था। हाँ, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है जो मैं समझता हूँ देश के हर मतलब जितने भी लोग जो देश से कहीं ना कहीं वो संवेदना रखते हैं, और ये बड़ी सारी चर्चाओं में लोग इस बात को लिख रहे हैं कि हमने इस सीज फायर को एक्सेप्ट क्यों करा। अब मैं बता, अभी तो ये मौका था हमारे पास पूरा पीओके लेने का, क्या पूरा पाकिस्तान लेने का, क्योंकि हद ही जब पार हो गई थी। देखिए इसमें एक बहुत जबरदस्त चीज है जिसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा जी। ये कहना बहुत आसान है कि हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, हमको पाकिस्तान को और ज्यादा खत्म करना चाहिए था। ये बात ठीक है, देशभक्ति राष्ट्रीयता के हिसाब से हम सोचेंगे तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि जब भी कभी युद्ध होता है तो जिन दो देशों के बीच में युद्ध होता, नुकसान दोनों का होगा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल होगा। तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी खत्म स्टेज पर है। भारत क्यों अपनी जो बढ़ती हुई जीडीपी है, जो कि 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर्स पर पहुंचने वाली है, पहुंच सकती है, क्या हम इस युद्ध को 15 दिन 1 महीना अगर खींचते तो भारत की इकोनॉमी की क्या स्थिति होती। हम पाकिस्तान से तो जीत जाते, लेकिन हमारे अपने यहाँ पूरे ग्लोबल लेवल पे हम नीचे आ रहे थे। ग्लोबल लेवल पर भी छोड़ दीजिए, हाँ अपने भारत में ही हमारे लिए आर्थिक समस्याएं इतनी ज्यादा हो जाती जी। तो हम वेट एंड वॉच कर रहे थे। जैसे ही सीज फायर प्रपोज किया हमने उसको 2 घंटे में एक्सेप्ट किया। एक सोची समझी रणनीतिक चाल है हमारी भारत की, और हमने अपनी शर्तें उनको बता दी। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री कि अगर अब की बारी हल्का सा भी कुछ किया तो वी विल टेक इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। यानी एक्ट ऑफ वॉर में अगर एक भी आतंकवादी मिलता है हमारे यहाँ, कोई घटना करता है, तो हम आपके ऊपर वॉर करेंगे, वी विल अटैक। अभी जैसे आज भी 3 आतंकवादी कश्मीर में पकड़े गए और मार दिए गए, जिनके पास से 3 AK-47 तो दिस कुड बी कंसिडर्ड अंडर दैट कैटेगरी ऑफ एक्ट ऑफ वॉर। तो अब पाकिस्तान को ये चीज समझ में आ गई है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सरेंडर करने की। पर अभी आने वाले समय में जो आपका एक क्वेश्चन था, क्या आपको लगता है वॉर कब तक चलेगी या कहाँ की चलेगी? देखिए वॉर का कोई समय सीमा जो है वो तय नहीं की जा सकती, क्योंकि ये इस पर निर्भर करता है कि दोनों देशों की क्षमताएं क्या हैं। यूक्रेन रशिया कहाँ शुरू हुई थी और कहाँ तक चली गई। देखिए रशिया जो है वो सुपर पावर है और यूक्रेन उसके सामने बहुत छोटा सा देश। तो लोगों को लगता था कि मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर यूक्रेन सरेंडर कर देगा और रशिया टेक ओवर कर लेगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन आज 2.5 से 3 साल हो गए, ना तो यूक्रेन मान रहा है ना रशिया मान रहा है। ठीक है, तो
ऐसी स्थिति में यदि भारत इस युद्ध को लंबा करता है तो नुकसान भारत का ज्यादा है। खोने के लिए भारत के पास बहुत कुछ है, पाकिस्तान के पास खाते है ही नहीं कुछ भी। बिल्कुल, तो वैसे भीख का कटोरा लेके घूम रहा है। और दूसरा, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जब ये सीज फायर किया या अनाउंस किया, ट्वीट भेजा, उसके तुरंत बाद उन्होंने $21 मिलियन जो है IMF से पाकिस्तान को भिजवाए। अब ये जो ग्रांट वहां गई है, इसका उपयोग कहाँ होगा? ना तो शिक्षा में होगा, ना स्वास्थ्य में होगा, फिर वही हथियार, ना इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा, आतंकवाद, ना ये एयरबेस बनाने में होगा। ये होगा केवल और केवल आतंकवाद के अंदर। तो हमें बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है, और अब हम बहुत चौकन्ने हैं। वी आर वॉचिंग इट फ्रॉम एवरी लुक एंड कॉर्नर व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। अच्छा, लोग जैसे क्या होता है कि जब लोग बात करते हैं तो ये सवाल आता है, और मेरा भी इस पे देखना ये है कि अगर मान लेते हैं कि स्थिति ऐसी आती है जो घोषणा करिए कि एक्ट ऑफ वॉर वाली स्थिति ले आते, तो भारत चुप तो रहेगा नहीं, फिर वो आगे बढ़ करके मारेगा। तो लोग अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि अगर स्थिति इस लेवल तक आई कि न्यूक्लियर वेपन तक यूज करना पड़ा, तो मेरा हमेशा ये देखना होता है कि भारत कभी भी पहला खुद नहीं उठाएगा न्यूक्लियर वेपन। देखिए, ये सब आपको स्पष्ट करना, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि इंडिया की नीति है नो फर्स्ट यूज यस, द न्यूक्लियर पॉलिसी। ये तो क्लियर है। हाँ, क्योंकि शांति को बढ़ा देना हमेशा सारी दुनिया इसको जानती है और मानती है। आपके प्रश्न का दूसरा हिस्सा कि अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तब क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर वॉर कभी भी नहीं होगा। 2.5 से 3 साल हो गए रशिया और यूक्रेन को, अभी तक हुआ क्या? कितना आसान है रशिया के लिए एक न्यूक्लियर बॉम्ब डालने का और काम खत्म। हमास और इजराइल, इनका भी युद्ध चल रहा है। क्या इजराइल ने यूज किया? नहीं यूज किया, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना, उसको स्टोर करना इज अ डिफरेंट थिंग। उसको यूज करना इज एब्सोल्युटली वेरी डिफरेंट यस। क्योंकि जो यूज करेगा नुकसान उसको भी होगा, और आगे के लिए पूरे ग्लोबल लेवल पे उसको। अभी मैं आपको जैसे मोटा एक आइडिया देता हूँ, नॉट विद फिगर एंड फैक्ट, जस्ट एन आइडिया, कि यदि पाकिस्तान से फॉर एग्जांपल भारत पर न्यूक्लियर अटैक करता है, तब स्थिति क्या होगी? आधे से ज्यादा पाकिस्तान खत्म, लगभग जो हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है आधा वो खत्म, नेपाल खत्म, भूटान खत्म, बांग्लादेश खत्म, अफगानिस्तान तक खत्म। मतलब यहाँ 5 साल तक इम्पैक्ट आएगा। रेडिएशन वुड बी सो हाई, मैसिव, यस, यू कैन नॉट इमेजिन। हाँ, वो जेनेटिकली पूरी जनरेशन एंड जनरेशन ट्रैवल करे। ओके, अभी US एयरफोर्स का ऑलरेडी एक स्पेशल विमान पाकिस्तान में पहुंच चुका है कल रात में, जिसका काम केवल रेडिएशन को चेक करना है। वो गए इसीलिए हैं, द स्पेशलिस्ट हैव गॉन देयर टू चेक कि रावलपिंडी में रेडिएशन किस लेवल का हुआ है, क्योंकि ये निश्चित रूप से हुआ है। क्योंकि वो जो हिली एरिया है उसके आसपास 5.3 रेक्टर का भूकंप आ चुके हैं थी और लगातार आए हैं। तो ये भी सिद्ध करता है कि वहाँ रिएक्शन हुआ है, रेडिएशन हुआ है और उस लेवल का हुआ है। बट इसके कहीं पर जो आप बता रहे हैं, इसके कोई प्रमाणित किसी भी जगह पर कहीं इसके रिलेटेड वैसे उसका रीजन है कि अभी वर्ल्ड मीडिया इज नॉट अलाउड टू एंटर पाकिस्तान। तीसरा, अमेरिका अपने लेवल पर इसको चेक कर रहा है। बस दे विल चेक इट, दे विल आल्सो नॉट अनाउंस इट, because the moment if it is announced then there will be a panic करेक्ट है, तो पैनिक हो जाता है जी। it will be a panic on the globe, not only in Pakistan, it will be a panic for us as well। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि भाई ये चीज अनाउंस की जाएगी? नहीं, खैर मैं समझता हूँ इस पे तो बड़े इम्पोर्टेंट दृष्टिकोण पे हमने बात करी। अब थोड़ा सा डिफेंस और जब हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, और क्योंकि आप 15 साल से इसको कहीं ना कहीं, और मैं समझता हूँ ये आपका जो मैगजीन की मैनिफेस्टेशन शुरू भी वो जो 2008 में हमारा ताज भी अटैक हुआ था मुंबई का, वहीं से शायद आपका ये
संकल्पित हुए थे कि जी चलिए जी कुछ क्रिटिकल चीज़ों को इवेल्युएट किया जाए इंडियन डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम पे। जी तो आज अगर हम बैठे हैं 2025 में जी और आप इस मैगजीन पे बड़े टाइटली चीज़ों को इवेल्युएट करते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है और उसके बाद उस पर कुछ भी लिखते हैं, तो आज अगर हम ओवरऑल इंडियन सिक्योरिटी और डिफेंस लैंडस्केप की बात करें जी तो प्रिसाइजली हम कहाँ स्टैंड करते हैं और स्टैंड में हमारी क्या सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और क्या सबसे बड़ी वीकनेस है? देखिए, जहाँ तक डिफेंस और सिक्योरिटी की स्ट्रेंथ की बात है, पिछले 14 से 15 साल में जितना नज़दीक से मैंने डिफेंस और सिक्योरिटी में रिफॉर्मेशन देखा है, वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। आज हमारी फोर्सेस का मनोबल बहुत हाई है। ये युद्ध से पहले की बता रहा हूँ मैं आपको। युद्ध में तो निश्चित रूप से हाई है, बस युद्ध से पहले भी हमारे जो फोर्सेस हैं उनको ये मालूम था कि हमारी जो लीडरशिप है ना, वो इतनी स्ट्रांग है कि वो हमारे साथ खड़ी है। हमें क्या बारूद चाहिए, क्या गोला चाहिए, क्या मशीन गन चाहिए, हमें क्या असला चाहिए, इन द फ्रिक्शन ऑफ 10 days to 50 days फाइल्स यूज्ड टू गेट क्लियर नाउ। पहले सर 6 महीने लगते थे, 8 महीने लगते थे कि जब तक सेटिंग नहीं होगी तब तक फाइल क्लियर नहीं होगी। दिस इज द फैक्ट। अब हम आ जाते हैं सिक्योरिटी सिनेरियो पर। 15 साल पहले आपने देखा होगा कि टिफिन बॉम्ब फटते थे। बसों के अंदर एक स्टिकर चिपका होता था कि यात्रीगण कृपया सावधान होकर बैठिए, अपनी सीट के नीचे चेक करके बैठिए कि कोई बम आदि तो नहीं है। आज तो हम नहीं देखते। बट कहीं ना कहीं जो आप ये बात बोल रहे हैं ये तो पार्ट ऑफ एवोल्यूशन है। किसी भी कंट्री को ले लीजिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है तो हमारे पास ऐसे संसाधन आ जाते हैं कि हम इन चीज़ों को ओवर अप कम कर लेते हैं। तो वो एवोल्यूशन तो हमने ज़रूर देखा है ऑब्वियसली, और वो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उसमें योगदान होता है कि जो सरकार काम कर रही है उसका डेफिनेटली। बट एवोल्यूशन डेफिनेटली टाइम के साथ ही होता है। बिल्कुल। हम ये कहें कि भैया टाइम का उसमें बहुत बड़ा योगदान है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। बट अगर आज सिक्योरिटी सिस्टम पे बात करें तो स्पेसिफिकली कौन से एरियाज हैं जो आपको आज भी लगता है जिसपे भारत को काम करना जो लकूना है हमारे? ग्रेट। सबसे ज्यादा तो जो काम करने की आवश्यकता है, जो मुझे जी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से लगता है, मैं डिफेंस की बात जी 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 सिक्योरिटी का बता, जी। उसके लिए जो एक तो टेरर फंडिंग है, हाँ। इसके ऊपर बहुत ज्यादा और मान्यूटली वॉच करने की, इन्वेस्टिगेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो मनी लॉन्ड्रिंग से टेरर फंडिंग हाँ, जो कनेक्टेड है उसके अंदर देखिए आपका ड्रग ट्रैफिकिंग भी आ जाता है, करेक्ट आ जाए। उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी आ जाता है, क्योंकि वही पैसा रोल इन करके फिर टेरर फंडिंग के अंदर कन्वर्ट होता है। एक तो इस पर बहुत जरूरत है, और एक हमारे को अपनी जो इंटेलिजेंस है और जो सर्विलियंस है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। स्ट्रॉन्ग है, लेकिन द लेवल ऑफ साइज वी हैव एंड द लेवल ऑफ पॉपुलेशन वी हैव एंड द लेवल ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर वी हैव and the level of sea coast line we have, it's not possible to appoint, to मतलब कहीं ना कहीं उसमें लोगों की और ज्यादा जरूरत है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी अब ये है कि हर भारतीय को एक फौजी की तरीके से सोचना पड़ेगा। आप इजराइल का उदाहरण लीजिए। जिस समय इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ, जितने इजरायली दुनिया भर में कहीं भी किसी भी रूप में काम कर रहे थे, उन्होंने तुरंत वहां से इजराइल की टिकट ली और पहुंच गए देश सेवा के लिए, रक्षा के लिए। हम ये कह रहे हैं कि आप वो मत कीजिए, आप कम से कम अलर्ट तो रहिए, देश प्रेमी तो बनिए, देशभक्त तो बनिए। केवल हम अपने काम में व्यस्त हैं, इसके अलावा हमारे को कोई फर्क। आज देखिए, मैं आपको इस बात पे मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि हमने कहीं ना कहीं इस बात पे आज से 2 साल पहले भी इस इनिशिएटिव पे काम करा था, मैं और जो हमारे वेटरन हैं ब्रिगेडियर चीजे सिंह साहब, उन्होंने कि जैसे आपने इजराइल की बात करी तो वहाँ पर एक बड़ी सुंदर चीज़ ये भी होती है कि स्कूल के अंदर 2 साल की कंपलसरी मिलिट्री एजुकेशन होती है। अभी हम जिस मॉक ड्रिल को करा रहे थे इस सिचुएशन में जहाँ तनाव था और हम लोगों को बता रहे थे, आपको नहीं लगता कि एजुकेशन लेवल पे हमारे को वो साल 2 साल की एक बच्चे के अंदर बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग जो उसके अंदर वो भाव को लाए और चीज़ को इंटेंस करे, वो इम्बाइब कर देनी चाहिए एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम? क्योंकि मैं इस पर स्ट्रांगली फील करता हूँ कि वो होने। देखिए, ऐसा है उज्ज्वल जी कि किसी भी समाज की उन्नति के लिए और प्रगति के लिए
सबसे ज्यादा आवश्यक है कि उसकी जो शिक्षा पद्धति है बिल्कुल वो कैसी है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, हम आज भी अपने स्कूलों में ए फॉर एप्पल पढ़ा रहे हैं, ए फॉर आर्मी नहीं पढ़ा रहे। हम भी को ठीक बात है। बी फॉर बॉय तो पढ़ा रहे हैं, और बी फॉर ब्रेवो नहीं पढ़ा रहे, सी फॉर कैट पढ़ा रहे हैं, सी फॉर कमांडो नहीं पढ़ा रहे। जब तक हम ये अपने बच्चों में इनकलकेट नहीं करेंगे, ये तो शुरुआती दौर की बात करें, मैं तो कई बार इस चीज को कह चुका हूँ और अभी आपके चैनल के माध्यम से फिर कह देता हूँ, इस चीज को जोर दे करके कह सकता हूँ कि 10वीं और 12वीं के बाद जो 2 महीने की छुट्टियां होती है जी उसमें से केवल 1 महीना कंपल्सरी ट्रेनिंग होनी चाहिए हर लड़की की, हर लड़की की। करेक्ट 10वीं के बाद भी और 12वीं के बाद, और जैसे ग्रेजुएशन खत्म होती है उसके बाद भी 1 महीने की ट्रेनिंग होनी चाहिए एटलीस्ट। हम और कुछ करें या नहीं करेंगे, उनको डिसिप्लिन तो बनाई जाएगी। डिसिप्लिन बना देकर। और बहुत सुंदर क्या होता है जो आजकल हम देख रहे हैं बच्चों में तनाव है, जो कहीं ना कहीं डिप्रेशन है, आपकी इंड्योरेंस बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाता आपकी मेंटल फिटनेस, आपकी मेंटल स्टेमिना, जो आजकल बच्चा हल्का सा भी दबा भी नहीं पाता, वो बहुत बहुत एनहांस हो है। जाता देखिए, सबसे जरूरी चीज जो मैंने बोली ना है। जी कि अगर हमारे अंदर डिसिप्लिन है, हम टाइम पे उठ रहे हैं, टाइम पे सो रहे हैं, टाइम पे खाना खा रहे हैं, टाइम पे पढ़ रहे हैं, वो डिसिप्लिन इज मिसिंग। हम स्कूल में जो बच्चा जा रहा है वो सुबह 7 बजे जाकर के 2 बजे वापस आ रहा है, वो जो टाइम है वो उसके लिए बहुत कष्टकारी है। क्यों? उसके बैक टू बैक पीरियड्स हैं, उसको अटेंड करना, पढ़ना है। उसके बाद 2 बजे के बाद इज कम्प्लीटली फ्री, कोई डिसिप्लिन नहीं है उसके ऊपर। तो मेरा ये कहना है कि हर बच्चे को कंपल्सरी ट्रेनिंग देनी चाहिए। और ये अभी आप देखिए कि जैसे अग्निवीर हाँ बिल्कुल। हमने शुरू की, तो हम ये क्यों नहीं कर सकते? लॉजिस्टिक्स हैं या जो भी हमारे इसके फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, क्या मोडालिटीज होगी, दैट ऑल कैन बी वर्कड आउट विद डिफेंस एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट, बट दिस शुड बी मेड मैंडेटरी। करेक्ट करेक्ट। स्टिल वी मेक इट मैंडेटरी। केवल 26 जनवरी को, 15 अगस्त को आप झंडा लेके खड़े हो जाते हैं, सल्यूट कर देते हैं, दैट इज नॉट नेशनैलिटी। बिल्कुल उसको हम राष्ट्रीयता कह नहीं सकते, वो राष्ट्रीयता का मात्र प्रदर्शन है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये ट्रेनिंग राष्ट्रता भी लाएगी आपके अंदर, आपको कहीं ना कहीं आपने जैसा कहा डिसिप्लिन बनाएगी, मेंटल स्टेबिलिटी, एंड्योरेंस, ओवरऑल आपको एक पैकेज की फॉर्म में बड़ी सारी चीजें बिल्कुल कहीं ना कहीं एज अ नागरिक को ओवरऑल एनहांस करती है उसकी रूप। देखिए, अगर वॉर छिड़ा हुआ है मानते साहब, तो सभी लोग राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को मारने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को खत्म करने की बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बट क्या कभी हमने एक छोटी सी भी घटना के ऊपर ये ध्यान देने की कोशिश की है कि ये घटना क्यों हुई? हमारी लापरवाही की वजह से भी। हमारे बराबर वाले कमरे, बराबर वाले घर में 4 लोग रह रहे हैं, हमें उनके विवश नहीं पता। मकान मालिक कहीं और रहता है, वो 4 लोग वहाँ किराए पे रह रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनसे मिलने कौन आ रहा है? आर वी रियली बॉदर्ड? नो। जब पता लगता है कि कोई घटना, दुर्घटना में वो 4 लोग पकड़े जाते हैं, ओ माय गॉड, दे वर जस्ट नेक्स्ट डोर, दे कुड हैव डन एनीथिंग टू अस, बट you did not notice at that point of time when they were living there for 3 months or 4 months, making all preparations. You hardly bothered. राइट तो सबसे बड़ी चीज है कि we have to keep ourselves alert, because security जो है it has been taken on a very casual note. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कहीं ना कहीं हमारे को वो कहते हैं कि जैसे जो भारत का रूट अध्यात्म भी बोलता है कि इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट अवेयरनेस। तो वही अवेयरनेस की जरूरत है जो आपको कहीं ना कहीं राष्ट्र के प्रति जो आपका कहीं ना कहीं जो दायित्व बनता है वो अपने आप पूरा करने के लिए आपको दिशा दे ही देगी। ओके, हर व्यक्ति फौज में तो नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, हर व्यक्ति पुलिस में नहीं जाएगा, चुनिंदा लोग जाएंगे। और वो कौन लोग जाएंगे ये भी हमें समझना पड़ेगा। हम लोग रिस्पेक्ट ही नहीं करते, ना फोर्स की करते हैं, ना पुलिस की करते हैं, ना सिक्योरिटी फोर्सेस की करते हैं। अगर सीआईएसएफ के जवान ने हमको बोल दिया कि सर लाइन में खड़े होइए पीछे एयरपोर्ट पे, हम उससे बढ़ जाते हैं। हमने रेड लाइट क्रॉस की, पुलिस मैन ने हमको रोका, गलती हमारी है, फिर भी हम बहस किससे कर रहे हैं? पुलिस वाले से। तो ये जो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है ना, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हम कह सकते हैं, उतनी एनहांस होगी तो हमारे अंदर वो अपने आप एक संवेदना आ जाएगी। बिल्कुल। और बच्चों में ये सबसे पहले अगर हम डालना शुरू कर दें कि हम उसको बताएं कि एस फॉर सबमरीन होती है। नाउ व्हेन वी टेल हिम दैट सबमरीन, ही विल आस्क व्हाट इज सबमरीन, देन our duty is to take him to some museum, some naval museum,
show him some pictures, show him some videos. You know what is some. इतना बच्चा इंक्विजिटिव बनेगा Then और he will develop that level of awareness. मैं समझता हूँ बहुत आपने एक अपना जो सिक्योरिटी में जो काम करा है उससे एक अपना जो दृष्टिकोण दिया और बड़ा सर्टल डॉट्स को जो आपने कनेक्ट करा, मैं समझता हूँ वो कहीं ना कहीं सब लोगों के लिए, जितने भी हमारे लिसनर्स हैं और सारे के सारे भारतीयों के लिए, वो उनको कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए संवेदना देगा और उस चीज़ के लिए एक फूड ऑफ थॉट देगा. सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद पवन जी. Thank you so much, Ajul, for calling me, inviting me for such a lovely discussion. Because I feel honored when somebody asks me to come and discuss about the current scenario. डिफेंस तो हमारे Because I want to actually narrate this thing so that the maximum people, करेक्ट they should at least understand जी. defense and security. It's not a very complicated subject. आपके और हमारा ये जो पॉडकास्ट का मकसद ही यही है कि भाई इसी तरीके देशभक्ति फैलाई जा सकती है कि भाई अगर हम यूनिफॉर्म में नहीं बैठे तो दूसरे भी बड़े सारे माध्यम, बहुत सारे माध्यम हैं, बहुत रीजन, बहुत सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद. आशा करते हैं आपको ये बहुत सुंदर लगा होगा और वो कुछ साइंटिफिक पॉइंट्स जो अपने दृष्टिकोण से इस पॉडकास्ट में चर्चा करी है वो आपको मिले होंगे. आपको क्या लगता है इस इंडिया पाकिस्तान के तनाव पे, वॉर पे, या आपका क्या सोचना है? कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा आप क्या सोचते हैं. और आगे ही और ऐसे हम एक्सपर्ट सेशंस पॉडकास्ट आपके साथ लाते रहेंगे. तब तक के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद. और आप सब लोगों से एक प्रार्थना है देश के फौजियों के लिए, उनके लिए ज़रूर प्रेयर्स कीजिए, बिकॉज उन्हीं की वजह से आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं और हम बिल्कुल इस पॉडकास्ट को कर पा रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.